नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रमण महर्षि की, जिनकी शिक्षाएं आप कह सकते हैं जीवन के सबसे मुश्किल सवालों के सबसे सीधे जवाब देती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं। रमण महर्षि ने सरेंडर या समर्पण को समझाने के लिए एक कमाल की मिसाल दी थी। सोचकर देखिए, जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो अपना सामान सिर पर तो नहीं रखते, है ना? उसे नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन हमें और हमारे सामान दोनों को मंजिल तक ले जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि जब वो एक शक्ति पूरी दुनिया का बोझ उठा रही है, तो हम अपनी छोटी मोटी परेशानियां, अपने छोटी मोटी बोझ सिर पर लेकर क्यों घूमते रहते हैं? और यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी चर्चा की बुनियाद है। और बस यही से हम उस सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर आते हैं जो महर्षि की सारी टीचिंग्स का सेंटर है। खंड 1, मैं कौन हूं? ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। महर्षि के हिसाब से यही वो सवाल है जिसमें हर परेशानी का हल छिपा है। और इस सवाल का जवाब, सच कहूं तो आपको हैरान कर देगा। महर्षि कहते थे कि हम खुशी को ढूंढ नहीं रहे हैं। अरे क्यों? क्योंकि हम खुद ही खुशी हैं। हमारा जो असली स्वभाव है वही आनंद है। इसीलिए तो हम जाने अनजाने उसे हर चीज में, हर जगह खोजते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपनी जेब में रखी चाबी को पूरे घर में ढूंढता फिरता है। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आनंद ही हमारा असली नेचर है, तो फिर हम उससे महसूस क्यों नहीं करते हैं? हम हर पल खुश क्यों नहीं रहते हैं? महर्षि के मुताबिक इस डिस्कनेक्ट की, इस दूरी की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, हमारा मन। तो चलिए अब इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। खंड 2, मन और संसार का सच। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मन आखिर है क्या और दुनिया से इसका क्या लेना देना है, क्योंकि जब तक इसे नहीं समझेंगे ना, आगे का रास्ता साफ नहीं होगा। तो ये मन है क्या चीज? महर्षि ने इसे बहुत ही आसान बना दिया। उन्होंने कहा, ये कोई दिमाग जैसा अंग नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। मन बस विचारों का एक गुच्छा है। एक के बाद एक जो विचार आते रहते हैं ना, उसी धारा को हम मन कह देते हैं। बस इतना ही। और यहीं पर महर्षि की फिलॉसफी का सबसे जरूरी फॉर्मूला आता है। मन इज इक्वल टू विचार इज इक्वल टू संसार। इसका मतलब ये है कि ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। जहां विचार होंगे वहां मन होगा, और जहां मन होगा वो अपने लिए एक दुनिया बना ही लेगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है गहरी नींद का उदाहरण। जब हम गहरी नींद में होते हैं, कोई विचार नहीं होता, तो कोई मन भी नहीं होता, और उस वक्त हमारे लिए कोई दुनिया भी नहीं होती, है ना? लेकिन जैसे ही हम जागते हैं या कोई सपना देखते हैं, तो क्या होता है? विचार आते हैं, और विचारों के साथ ही मन और दुनिया दोनों हाजिर हो जाते हैं। इससे साफ है कि दुनिया विचारों के बिना टिक ही नहीं सकती। महर्षि ने इसे समझाने के लिए एक और बड़ा प्यारा उदाहरण दिया, पेड़ की छांव का। सोचिए, एक इंसान पेड़ की ठंडी सुकून भरी छांव में बैठा है। यह है उसका असली स्वरूप, उसका सेल्फ। फिर वो उस छांव को छोड़कर तेज धूप में चला जाता है। यह है विचारों और इच्छाओं की दुनिया। अब मजा देखिए, धूप में उसे कुछ मिलता भी है तो उसका मजा लेने के लिए उसे वापस छांव में ही लौटना पड़ता है। मतलब साफ है, असली सुकून और असली आनंद बाहर धूप में नहीं, हमेशा अंदर की छांव में ही है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली। अब इसकी जड़ तक चलते हैं। खंड 3, मैं विचार की जड़। अब हम उस सोर्स की बात करेंगे जहां से ये सारे विचार और ये मन पैदा होता है, क्योंकि जड़ को समझे बिना पेड़ काटना तो नामुमकिन है। तो ये मैं विचार क्या है? ये हमारे दिमाग में आने वाला पहला विचार है, सबसे पहला। ये वो जड़ है जिससे बाकी सारे विचारों की टहनियां निकलती हैं। ये जो एक एहसास है ना कि ये विचार मुझे आ रहा है या मैं सोच रहा हूं, बस यही है मैं विचार। बाकी सारे विचार तो इसी मैं के सहारे खड़े होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके मन के पास टोटल 100 यूनिट की पावर है। अब अगर आपके मन में एक साथ 100 अलग अलग विचार चल रहे हैं, तो हर विचार को कितनी पावर मिलेगी? सिर्फ 1 यूनिट। मतलब वो बहुत कमजोर होगा। लेकिन अगर आप बाकी 99 विचारों को हटा दें और सिर्फ एक विचार पर फोकस करें, तो उस एक विचार को पूरी की पूरी 100 यूनिट पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने समस्या देख ली, उसकी जड़ भी देख ली। अब सवाल है कि इसका इलाज क्या है? तो आते हैं खंड 4 पर, अंतर्मुखी होने की राह। अब देखते हैं कि रमण महर्षि ने इसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया है, जो हमें बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ ले जाता है।
तो जाहिर है अब सवाल यही उठेगा कि इन विचारों को खत्म कैसे करें, रोका कैसे जाए। और यही सवाल हमें उस पावरफुल टेक्निक तक ले जाता है जिसे महर्षि आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी कहते थे। तरीका बहुत सीधा है। स्टेप 1, जैसे ही मन में कोई भी विचार आए उसे पकड़ लीजिए। स्टेप 2, खुद से सवाल कीजिए, ये विचार किसको आया। स्टेप 3, जवाब फौरन आएगा, मुझे। और स्टेप 4, बस यही वो पल है। जैसे ही आप मुझे कहते हैं, आपका ध्यान उस बाहरी विचार से हटकर अंदर मैं पर, यानी उसके सोर्स पर चला जाता है। और जब बार बार ऐसा किया जाता है तो मन धीरे धीरे अपने सोर्स में ही टिकने लगता है। महर्षि कहते हैं जब मन अपने सोर्स में, अपने स्रोत में टिकता है, जिसे वो हृदय कहते थे, और इसका मतलब शरीर के दिल से नहीं बल्कि आध्यात्मिक केंद्र से है, तो इसे कहते हैं अंतर्मुखी होना। ये शांति और आनंद की स्टेट है। और जब मन बाहर की चीजों में, इंद्रियों में उलझा रहता है, तो उसे बहिर्मुखी कहते हैं, जो कि दुख और बेचैनी की स्टेट है। तो अभी तक हमने मन के खेल को समझा, पर चलिए अब एक कदम पीछे हटकर उस असली मैं को देखते हैं, जो मन के इस पूरे ड्रामे से कभी प्रभावित नहीं होता। खंड 5, अप्रभावित आनंद स्वरूप। इसकी प्रकृति को समझने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हैं। हमारा जो असली सेल्फ है वो सूरज की तरह है। सूरज की वजह से ही धरती पर सब कुछ होता है, अच्छा भी बुरा भी, पर सूरज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। या फिर इसे आप आकाश की तरह समझ सकते हैं। बादल आते हैं चले जाते हैं, पर आकाश तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है ना। हमारा असली स्वरूप भी ठीक ऐसा ही है, हमेशा अछूता, हमेशा शांत। महर्षि की ये बात तो बिल्कुल झकझोर देती है। वो कहते थे, आप कूड़ा फेंकने से पहले उसका एनालिसिस नहीं करते। सही बात है। उसी तरह आपको दुनिया के नियमों का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को तो छोड़ना है। मतलब लक्ष्य इस भ्रम को समझना नहीं है, बल्कि इससे ऊपर उठ जाना है, अंदर की ओर मुड़कर। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आनंद ही हमारा असली स्वभाव है, तो हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? शायद इस सवाल पर ईमानदारी से सोचना यही उस आनंद को वापस पाने का पहला कदम है।